बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान एक तारीख़ी किस्म की हम आहंगी दिखाई देती है। और इस हम आहंगी की वजह क्या है, और ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि आज बिलावल साहब ने सीधी सीधी जो तड़ी है वो किसको करा दी है। कौमी असम्बली के इजलास के अंदर बिलावल साहब जो हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा हम आहंगी दिखाई है। बल्कि ये कहना चाहिए कि उनकी फेवर में वो इतनी आगे चले गई हैं कि जितने आगे शायद मुस्लिम लीग नून का अपना कोई MNA जो है वो नहीं जा सकता। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का दिफा किया। आज अपने ख़िताब के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब, जो कुलभूषण है उसको तो आप भारतीय जासूस होने की बावजूद उसको फेवर देने के लिए कानून लेके आते हैं, जबकि जो अपोजिशन लीडर हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं, शहबाज शरीफ साहब एजेड आदमी हैं, और उनको बजट की किताबें मारी जाती हैं, और वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो हूटिंग करते हैं। ये रवैया है आपकी हुकूमत का। और जिस पर स्पीकर ने उनको रोकने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि देखिए वो पुरानी बातें हो गई हैं, मतलब आप इस बात पे बात हो चुकी है, अब आगे बजट पे बात करें। तो बिलावल साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि नहीं स्पीकर साहब, मैं आपको ये दिन भूलने नहीं दूँगा। आप इस बात को, ये नहीं हो सकता, आप लोगों को इसकी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी, ये बिलावल साहब ने कहा। अच्छा, ये शहबाज शरीफ के लिए बिलावल साहब की इतनी मोहब्बत, और शहबाज शरीफ की बिलावल साहब के लिए बड़ी मोहब्बत है। मैं आपको कल बता चुका हूँ कि ये जो हमजा शहबाज साहब हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पर पैगाम जो है, सलाम और पैगाम जो है, बिलावल साहब ने अली हैदर गिलानी के थ्रू भिजवाया था। और वहाँ पर हमजा साहब ने भी उनको जवाब में सलाम कहा और प्यार कहा। तो ये जो मोहब्बतां सचियाँ ने एक किमें सचियाँ हो गई हैं, और ये क्या माइनस नवाज शरीफ ही ऐसा हो गया है। मेरी इतला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल थपकी दे रखी है शहबाज शरीफ साहब को कि आप विद इन पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरह का इश्तराक चाहते हैं वो करें, और हुकूमत को टफ टाइम देना है, ये सिर्फ एक लाइन है, और उसके मुताबिक आप चीज़ों को लेकर चलें। अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने कल अपनी तकरीर कर ली थी, तो उन्होंने आज वापस चले जाना था, लेकिन उनसे कहा भी गया कि आपने वापस जाना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने स्टाफ को रोक दिया। उन्होंने कहा जी वापसी की तैयारियां मत करें, जब तक बिलावल साहब की स्पीच नहीं होती तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। और ना सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐवान में मौजूद थे, बल्कि उनके साथ जितने अरकान असम्बली थे, उनके सारे तो नहीं थे नून लीग के, लेकिन कोई 30-40 के करीब अरकान कौमी असम्बली मौजूद थे। तो जैसे जैसे बिलावल साहब स्पीच कर रहे थे, तो उनकी स्पीच के हर जुमले के ऊपर अरकान कौमी असम्बली नून लीग के बाकायदा डेस्क बजा रहे थे। और साथ साथ जब भी बिलावल साहब ने कोई ऐसी बात की जिसको आप कह सकते हैं कि मुल्की लेवल की या कौमी लेवल की बात की, जिसमें सारी कौम का कोई फ़ायदा या नुकसान, या जो कहना चाहिए गुर्बत और बेरोज़गारी के हवाले से जब उन्होंने फिगर्स पेश किए, सिंध की हुकूमत की ख़ास तौर पर जब उन्होंने कारकर्दगी बताई, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी डेस्क बजाए। और कैमरा जो है ख़ास तौर पर यह दिखा रहा था कि शहबाज शरीफ डेस्क बजा रहा है। तो कैमरा ज़ाहिर है कि वो तो किसी और के कंट्रोल में नहीं है, वो तो PTV के कंट्रोल में था, और PTV जो है हुकूमत के कंट्रोल में होता है। लेकिन वो जो कैमरा मैन है, मन लगता वो भी बड़ा सियाना सी, लिहाजा वो एक पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले कैमरा मैन थे, जो भी थे, उन्होंने इस तरह से एंगल रखा हर बार के वो शहबाज शरीफ और बिलावल को और हाल पूरा जो है उसको दिखाते रहे। बल्कि सम टाइम तो ये हुआ कि बिलावल साहब ने जब सिंध की तरक्की की बात की, तो हुकूमती लोगों ने, हुकूमत के भी 3-4 अरकान असम्बली थे जो बैक बेंचर थे पीछे बैठे हुए, उन्होंने भी डेस्क बजाए। ये सारी सूरत हाल जो है ये इसलिए बनी है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक अपनी भतीजी और अपनी पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल तीनों से मुख्तलिफ लाइन ली। अपनी पॉलिसी जो वो समझते हैं कि हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है, उस पर उन्होंने काम किया, और जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी जो है वो उनके साथ इतनी अब इजी हो गई है कि शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, उस पर सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने मुदल्लल अंदाज में बात की है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अब मैं आता हूँ उस तरफ जिस के ये जो बिलावल साहब ने तड़ी क्या कराई। बिलावल साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को बाकायदा तौर पर ऐलान करके तड़ी करा दी है कि जनाब, उन्होंने कहा है कि आपको इसकी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा स्पीकर को कि स्पीकर साहब, आपकी बेटियां भी होंगी,
बच्चे होंगे, आपके घर वाले होंगे, उन्होंने सारा कुछ टीवी के ऊपर देखा होगा, जो कुछ आपने करवाया। उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है स्पीकर साहब के ऊपर रखा। उन्होंने कहा किसी ने आपसे पूछा नहीं कि आपको शर्म नहीं आई कि आपने जो कुछ करवाया यहाँ पर उस पर आपको शर्मिंदगी नहीं होती? किसी ने, आपके घर वाले ने आपसे सवाल नहीं किया? ये जो अरकान असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, ये अपने हलकों में जाके क्या मुंह दिखाते होंगे? ये क्या करके आए हैं ये ऐवान के अंदर? सीधी सीधी बातें जो है ना, डायरेक्ट, बड़े ही सुलझे हुए अंदाज में बिलावल साहब ने की, और उसके नतीजे में स्पीकर साहब जो हैं वो नींबू झाड़े जो हो गए भाई इंदे सन, कोशिश करते सन विचों के गल करिए, लेकिन बात बनती नहीं थी। बिलावल साहब की आज जो स्पीच थी उसमें उन्होंने ये भी बात जो है वो बताई सबको कि जनाब इस हुकूमत का एक कारनामा ज़रूर है, और वो ये है कि पिछले 1 साल के दौरान इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत की वाहिद कारकर्दगी है जिस पर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, या इसको अप्रिसिएशन लेनी चाहिए इसके ऊपर, अदरवाइज़ उनकी सारी की सारी जो हुकूमत है वो बिल्कुल टगे टोकरी है। बिलावल साहब का कहना ये था कि ये जो बजट सेशन है ये गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड जो है वो जब तक उस नहीं किया जाता तब तक ये जितना भी इजलास हो रहा है ये सब गैर आइनी है, और जो बजट पेश किया गया है वो भी गैर आइनी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब आइंदा से कोई भी नाजायज़, नालायक और नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे, ऐसी जुर्रत कोई ना करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि रियासत मदीना तमाम इंसानों के लिए भी मशले रहा है, और मुसलमानों का तो एक ज़ाहिर है, हमारा तो एक बाकायदा जज्बाती रिश्ता है ना रियासत मदीना के साथ। तो वो बिलावल साहब का मतलब ये था कि अगर आप रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ना तो वहाँ पर नाअहल लोग थे, ना वहाँ पर ये बेरोज़गारी का आलम होता था, ना महंगाई होती थी, ना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती थी। इस पाकिस्तान में जो नया पाकिस्तान इमरान खान का है इसमें ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसके बाद फिर आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप किस तरह से रियासत मदीना का नाम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल बिलावल साहब की जितनी स्पीच थी उसमें उसके बाद कोशिश की हमाद अज़हर साहब ने उसको नाबालग स्पीच कहकर और इस तरह की बातें करके, लेकिन बिलावल साहब के दिए हुए फिगर्स के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सके। ख़ास तौर पर जब बिलावल साहब ने ये बताया कि सिंध के अंदर जो है वो गुर्बत में कमी आई है, और पंजाब में आई है, और बलूचिस्तान में आई है, लेकिन गुर्बत अगर बढ़ी है तो वो KPK में बढ़ी है, जहाँ पर 8 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस किस्म के बहुत सारे फिगर्स थे जो बिलावल साहब ने पेश किए, और बिलावल साहब ने जो बातें की उसका ज़ाहिर है कि हमाद अज़हर साहब ठीक है, मतलब यंग आदमी हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो विजन बिलावल साहब का है उसके हिसाब से तो वो नहीं कर सके, जवाब नहीं दे सके। बस ये है कि अपनी क़यादत को खुश करने के चक्कर में वो लगे रहे। एक और इशू है जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक ख़त लिखा है, और ख़त उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो कवानीन पास किए गए हैं इलेक्शन के हवाले से, ये सारे के सारे जो हैं इन पर कोई कंसेंसस नहीं है। इन्होंने बिल्डोज़ करके कौमी असम्बली में ये कवानीन पास करवाए हैं, और हम इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि तमाम सियासी जमातों को इस पर एतमाद में लें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन पहले ये कह चुका है कि जनाब ये कवानीन जो हैं आइन से मुतसादम हैं, लेकिन इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 51 और 219 का हवाला दे चुका है। वो डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हैं, बाबर अवान साहब की बात कर रहा हूँ, पता नहीं है वो डॉक्टर क्यों नहीं लगाते, पहले डॉक्टर लगाया करते थे, अब वो नहीं लगाते। जब से इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनका लाइसेंस मुअत्तल किया था ना, तब से वो डॉक्टर लगाना छोड़ गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की थी वो यूनिवर्सिटी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बहरहाल एनीवेज़ वो मुझे इस बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं है। तो बाबर अवान साहब ने फ़ारूक हबीब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाल मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसमें हुकूमत ने किस तरह से चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन पहले आप ये नोट करें कि फ़ारूक हबीब साहब जो वज़ीर मुमलिकत बन गए हैं, उनको उनका एक कारकुन या उनका सेक्रेटरी, कोई भी एक शख्स है जो आके कोई मैसेज दिखा रहा है किसी फ़ोन के ऊपर कि जी ये मैसेज आया, तो उसमें फ़ारूक हबीब साहब ने कैमरे के सामने उन्हें कोनी कराती
और यानी ये जो हरकत है ये फरह हबीब साहब जो है ना, ये इन्होंने अपने कायद से सीखी है। इमरान खान साहब को लोगों को कोनियाँ कराने का, लोगों को कसून कराने का बड़ा पुराना एक तजर्बा है और वो ये हरकतें करते रहते हैं। इसी तरह से ये जो फरदौस आशिक अवान साहबा हैं, इसी तरह से आप देखें कि जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ तो पीटी की पूरे का पूरा एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मजाज बन गया है कि जो चीज़ उनको मौके पर पसंद नहीं आती उसका जवाब वो दलील से नहीं देते, वो गाली से देते हैं या हाथों से देते हैं। लिहाजा उसी का एक शाखसाना जो है फ़रख हबीब साहब ने भी आज अदा किया है। ये जो हैं अपना बाबर अवान साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब हमने कोई कानून वापस नहीं लिया और हम किसी सूरत ये जो बिल्स पास हुए हैं ये अब आगे सेनेट की कमेटी के पास चले गए हैं, वहाँ पर भी पास होंगे और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, हम उनके हकूक़ का दिफा करेंगे और ये पोजीशन ये है वो है। हालांकि जो अब आपको मैं हकीकत हाल बताऊं वो ये है कि स्पीकर साहब ने कल ऐलान किया था कि उन कवानीन के हवाले से एक कमेटी बना दी गई है। अच्छा, कमेटी जो है वो एज सच उसमें कुछ कर नहीं सकती, इसलिए कि कानून एक दफ़ा पास हो जाए तो फिर उसको रिवर्स करने का भी एक पूरा आइनी तरीक़ेकार मौजूद है। अब वो कानून पास हो गया है तो सेनेट में चला जाएगा, सेनेट में जाके वो कानून जो है वहाँ पर उसकी स्टैंडिंग कमेटी जो है उस पर गौर करेगी, उसमें अगर कोई सुकम होगा तो वो वापस भेजेगी। ये एक तरीक़ेकार है जो कि इख्तियार किया जाता है। यही तरीक़ेकार यहाँ पर भी इख्तियार किया गया है कि वो सेनेट में कानून चले गए हैं। अब वहाँ से वो कानून, ज़ाहिर है कि सेनेट में अपोजिशन के लोग भी मौजूद हैं उस कमेटी के अंदर, तो वो एतराज़ात लगाएंगे और फिर वो वापस कौमी असम्बली में आएगा, फिर यहाँ पर डिस्कस होगा और यहाँ पर अपोजिशन जो है अपनी इनपुट देगी। उसके बाद जो मुतफ़िक़ा चीज़ सामने आएगी फिर वो कानून के तौर पर दोबारा कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। ये एक तरीक़ेकार है, लेकिन और यही तरीक़ेकार अडॉप्ट किया है हुकूमत ने, यही तरीक़ेकार है जिसको हुकूमत अडॉप्ट कर रही है। लेकिन बाबर अवान साहब ने यहाँ पर जो एक झूठ बोला है, जो फ्रॉड किया है, जो कि दगा देने की कोशिश की है, वो ये है कि उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर को जो कि बाहर बैठा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसको ये कहने की कोशिश की है कि ये सारे मिलकर, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUF मिलकर आपको वोट का हक़ नहीं देना चाहते, जबकि हम चाहते हैं, हमने जो किया है हम उस पर कायम हैं। अब हकीकत हाल ये है कि जनाब कमेटी जो है वो सेनेट की इसको एतराज़ करके वापस भेजेगी। हुकूमत ने इस पर बाकायदा इत्तफ़ाक़ किया और इसका ऐलान स्पीकर साहब ने किया। वो कमेटी वापस भेजेगी, उसके बाद यहाँ पर जो अपोजिशन है वो फिर गौर व खौज करेगी, हुकूमत साथ बैठी होगी, फिर उसके ऊपर दोबारा कानून साजी की जाएगी। आर्टिकल 151 जो है वो इस बात की बाकायदा तौर पर जो है ना निशानदेही करता है और आर्टिकल 219 जो है ये दोनों आइन के आर्टिकल है और जो कानून पास हुआ है वो उससे मुकम्मल तौर पर मुतसादम है। ये बात सिर्फ मुझे नहीं मालूम, ये इलेक्शन कमीशन ने लिख के दी है। बाबर अवान साहब को भी इन कवानीन का और आइन का बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन इसके बावजूद अब वो जो चलाकी खेड़ रहे हैं ना, वो ये खेड़ रहे हैं कि जनाब असी तो देखो जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नूं बहुत ज़्यादा हकूक़ देना चाहते हैं, लेकिन ये जो अपोजिशन है ये जो है ना ये हमारा साथ नहीं दे रही और ये रोड़े अटका रही है। हालांकि हकीकत ये है कि जो अपोजिशन, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो भी आप में से भी अगर को बाहर बैठे हुए हैं, तो ये बात किसी तौर भी मुनासिब नहीं है कि शिकागो में रहने वाला पाकिस्तानी जो है वो गखड़ मंडी के MNA को वोट दे, क्योंकि जो वोटिंग है वो होनी है इस बुनियाद के ऊपर कि वो MNA की या उस पार्टी की कारकर्दगी क्या है। तो वो कारकर्दगी कहाँ होनी है, वो पाकिस्तान के अंदर होनी है। वहाँ पर हेल्थ की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर बिजली की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे महंगाई की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे एजुकेशन की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे सड़कों की सूरत हाल क्या है, ये तो गखड़ मंडी के रहायशी जानते हैं ना, ये लाहौर के रहायशी जानते हैं। जो शिकागो बैठा है वो तो इन सारी मसाइल को रोज़ाना फेस नहीं कर रहा, लिहाजा उनको वोट का हक़ ज़रूर दिया गया है और होना चाहिए, लेकिन पाए वापस आके वोट पाओ। ये ना करें कि आप वहीं से बैठकर वोट दबा दें और फिर इससे हुकूमत जो है वो जो जिस किस्म की दो नंबरी करेगी या माजी में होती रही है। 2018 का इलेक्शन आपके सामने है। पाकिस्तान में सन 70 के इंतखाबात के बाद से लेकर अब तक कोई इंतखाब ऐसा नहीं है जिस पर सब लोगों ने एग्री किया हो, और ये बदकिस्मती है। इसको शफाफ बनाने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शफाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी नीयतें भी शफाफ हों।
यहाँ पर हुकूमत की नीयत में बाकायदा तौर पर फतूर दिखाई देता है। और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है कि जनाब इस तरह से नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए जो मर्ज़ी धांधली कर ले, ये हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा क्या होगा, ये होगा कि वहाँ से लोग यहाँ पर आएंगे, वोट कास्ट करेंगे, या बहुत ज़्यादा होगा तो बैलेट पेपर के ज़रिए वोट भेज देंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सका और ना ही हो सकता है और ना ही होना चाहिए। लेकिन चूँकि हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए अपनी बाहर की जो ATM मशीनें हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना है, इसलिए ये मुसलसल जो है ना बाकायदा तौर पर हुकूमत इसको प्रोपेगेट कर रही है। लेकिन सारी गल्लां दी इक्को गल, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो नया एक गैर इमरानी मुआहदा कायम हुआ है, गैर इमरानी से मुराद है कि माइनस इमरान फार्मूला जो तय हुआ है कि इमरान को किसी तरह से माइनस किया जाना है। अब ये देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और नून लीग इसी तरह साथ चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। क्योंकि जब तक तो नून लीग के हॉक्स जो हैं उनको पीछे से नवाज शरीफ साहब ने उनकी लगामें खींची हुई हैं, तब तक वो खामोश रहेंगे। लेकिन ज़रा ही अगर उधर से थोड़ी सी भी ढील हुई तो फिर ट्विटर खुल जाएंगे और एकदम से शहबाज शरीफ की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब को थपकी दी हुई है कि लगा रहा है कोई गल नहीं। अगर देखें, अगर हुकूमत अंदर इन हाउस चेंज आता है तो करके देख लें। फ़िलहाल वो हॉक्स जो हैं वो अपने अपने घोंसलों में वापस बैठे हुए हैं और उनकी ज़बानों पर जो बेलगाम हुई थी वो फ़िलहाल जो है ना बोलने से कासिर हुए हैं। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।